Hello guys, now let us see section 40 clause B. 40 clause A अपन देख चुके हैं, अब 40 clause B देखते हैं। 40 clause B जो है ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स को लगता है, ठीक है। इट इज ओनली एप्लीकेबल टू पार्टनरशिप फर्म्स एंड नॉट टू अदर असेसीज। और इसमें दो चीजें हैं जो मैंने आपको पहले भी समझा के रखा है, रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट। रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स। उसमें कितना अलाउ करेंगे और कितना डिसअलाउ करेंगे वो ये सेक्शन में लिखा है। सो लेट्स सी। तो उसमें कहता है द फॉलोइंग अमाउंट्स आर नॉट डिडक्टेबल इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, इसका लॉजिक भी पहले आपको समझा दूं जो मैंने आपको पहले भी बताया था सेक्शन 28 के अंदर कि पार्टनरशिप फर्म का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा बिजनेस से, ठीक है, उसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से दो चीजों का डिडक्शन मिलेगा, रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स। अब मान लो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर 20 लाख रुपए है, फर्म हैज अर्न्ड हाउ मच 20 lakhs, तो वो क्या करेंगे कि पूरा 20 लाख रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट में पे कर देंगे। अगर डिडक्शन दिया ही है गवर्नमेंट ने तो पूरा ही पेमेंट कर देंगे, और पूरा पेमेंट करके फर्म का इनकम कर देंगे नील, क्योंकि ये रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट जो है, ये जो भी अमाउंट पे होगा, ये दोनों किसके हाथ में टैक्सेबल होते हैं? पार्टनर्स के हाथ में। ये पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबल होंगे, और इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा ये प्रॉफिट टैक्सेबल होगा फर्म के हाथ में। और फर्म का रेट ऑफ टैक्स 30% होता है, ये तो आप सब जानते हैं, प्लस सरचार्ज सेस। और पार्टनर्स को लगता है स्लैब रेट। मान के चलते हैं कि वो सारे इंडिविजुअल्स है तो उनको स्लैब रेट लगेगा, तो पार्टनर्स को स्लैब रेट लगेगा और फर्म को लगेगा डायरेक्टली 30% विदाउट एनी बेसिक एग्जेम्पशन, विदाउट स्लैब्स। तो फर्म क्या करेगा कि पूरा 20 लाख जो है वो बांट देगा ना पार्टनर्स को एज रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट, और वो अपनी इनकम को जीरो कर देगा, प्रॉफिट जीरो, तो फर्म विल पे जीरो टैक्स। ये तो गलत बात हो गई। ऐसा तो गवर्नमेंट ने आपको करने को नहीं कहा था। गवर्नमेंट ने कहा था कि ठीक है थोड़ा सा पे करो, बट नॉट फुल, पूरा ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसा नहीं। तो इसलिए यहां पे 40B गवर्नमेंट ने बनाया है, और ये दोनों का जो डिडक्शन है रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट, इस पे लिमिट लगा दी गई है। तो 40B क्या कहता है कि आप रेम्यूनरेशन का डिडक्शन लो, मगर एक लिमिट तक लो, एक्सेसिव मत लो। सिमिलरली इंटरेस्ट आप पे करो, लेकिन वो भी लिमिटेड करो, नॉट एक्सेसिव, राइट। तो ये अपन अभी देखते हैं 40B। तो 40B बेसिकली क्या है? इट प्रिस्क्राइब्स लिमिट फॉर क्लेमिंग डिडक्शन ऑफ रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स। सो लेट्स सी, एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो पहले रेम्यूनरेशन देखते हैं, फिर इंटरेस्ट देखेंगे। तो रेम्यूनरेशन में उन्होंने कहा है कि फॉलोइंग अमाउंट्स विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। तो 4 पॉइंट दिए हैं, ये 4 पॉइंट अपने को एक के बाद एक देखना है। पहला पॉइंट है कि अगर हम नॉन वर्किंग पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देंगे तो वो होगा फुल्ली डिसअलाउ। क्या होगा? फुल्ली डिसअलाउ। एनी रेम्यूनरेशन, 1 रुपया भी अगर नॉन वर्किंग पार्टनर को दिया तो वो हो जाएगा फुल्ली डिसअलाउ। इसको अपन पार्टनरशिप एक्ट में क्या बोलते थे? स्लीपिंग पार्टनर्स भी कहते हैं। अकाउंट्स भी पढ़ा आपने, स्लीपिंग पार्टनर्स, यानी कि नॉन वर्किंग पार्टनर्स, फुल्ली डिसअलाउ। तो मान लो कि देयर आर 4 पार्टनर्स डूइंग अ बिजनेस। कौन है ये 4 पार्टनर्स? कैटरीना, दीपिका, प्रियंका एंड ऑफ कोर्स फारूक हक। 4 पार्टनर्स है, फिल्म प्रोडक्शन का बिजनेस करते हैं, बिजनेस है। अच्छा, मेरी जगह आप अपना नाम रख सकते हैं एग्जाम्पल याद रखने के लिए। और अगर आप गर्ल्स है तो आप क्या करो कि आपका नाम रखो और 4 हीरो का नाम रख दो, कोई भी जो आपको अच्छे लगता है।
ठीक है, तो देयर आर 4 पार्टनर्स. नाउ आउट ऑफ दिस 4 प्रियंका वर्किंग पार्टनर है, दीपिका भी वर्किंग पार्टनर है, फारूक हक भी वर्किंग पार्टनर है, लेकिन कैटरीना जो है वो है मान लो कि नॉन वर्किंग पार्टनर. ठीक है, तो उसको अपन जितना भी रेम्यूनरेशन देंगे वो हो जाएगा फुल्ली डिसअलाउ. अब ये मैं बता देता हूं, फिर इसका लॉजिक समझाता हूं क्या है. ठीक है, बाद में. हालांकि मैं 28 में समझा चुका हूं आपको इसका लॉजिक, लेकिन एक बार और समझाऊंगा. बट ये 4 देख लेते फिर समझाऊंगा, तो एक साथ दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा. तो पहले मैं अंडरलाइन कर दो, एनी सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन पेड टू नॉन वर्किंग पार्टनर फुल्ली डिसअलाउड. ठीक है, यानी अलाउ किसको होगा? ओनली द रेम्यूनरेशन विच इज पेड टू वर्किंग पार्टनर कैन बी अलाउड एज डिडक्शन. ठीक है, अब वर्किंग पार्टनर में आ जाते हैं, तो वर्किंग पार्टनर में फिर सेकेंड कंडीशन लगता है, और वो है एनी पेमेंट ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन. ये 4-5 वर्ड यूज होते हैं. इन शॉर्ट, रेम्यूनरेशन टू अ वर्किंग पार्टनर if the payment is not authorized by the partnership deed. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने आ रहा पार्टनरशिप डीड है, जैसे अपन 3 तो वर्किंग पार्टनर्स है, फारूक, प्रियंका एंड दीपिका, तो उसमें पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि रेम्यूनरेशन कैन बी पेड टू फारूक एंड प्रियंका ओनली. तो पार्टनरशिप डीड सिर्फ 2 लोगों को ऑथराइज कर रहा है पेमेंट करने का, और हमने प्रियंका को भी पेमेंट किया और दीपिका को भी किया और फारूक को भी किया, तीनों को किया. लेकिन ऑथराइज किस किस का है? फारूक और प्रियंका का ऑथराइज. दीपिका का रेम्यूनरेशन ऑथराइज नहीं था, तो वो हो जाएगा फुल्ली डिसअलाउ. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर रेम्यूनरेशन का डिडक्शन चाहिए तो किसको पे करो? वर्किंग पार्टनर को. और पार्टनरशिप डीड में पहले उसको लिखो, पहले ऑथराइज करो, देन ओनली यू कैन पे. इफ इट इज नॉट ऑथराइज इट विल बी फुल्ली डिसअलाउड. चलो, अब 2 लोगों का ऑथराइज है, फारूक और प्रियंका का ऑथराइज है. तो प्रियंका को अपन ने कितना दिया मालूम है? 2 लाख पर मंथ. लेकिन पार्टनरशिप डीड में लिखा था मालूम है कितना? 1,50,000 पर मंथ. तो पार्टनरशिप डीड लिख रहा है 150 और आप पे करें 2 लाख, तो क्या हो जाएगा? जो एक्स्ट्रा 50,000 है वो डिसअलाउ हो जाएगा. सिंपल पॉइंट ना. तो वो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द डीड. टर्म्स क्या कह रहे हैं? 150, और पेमेंट कितना किया? 2 लाख. तो 50,000 जो एक्स्ट्रा किया वो हो जाएगा डिसअलाउ. नॉट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स. तो एक तो ये कि जो ऑथोराइज ही नहीं है, फुल्ली डिसअलाउ. दूसरा वो जो ऑथोराइज है लेकिन आप ज्यादा पे कर रहे हैं, तो जो ज्यादा का पेमेंट है वो डिसअलाउ हो जाएगा. करेक्ट? गुड. फिर इसमें कंट्रोवर्सी भी मैं बताता हूं. कंट्रोवर्सी नहीं है, यानी कि एक पॉइंट आता है. तीसरा, एनी रेम्यूनरेशन पेड टू वर्किंग पार्टनर फॉर एनी पीरियड प्रायर टू द डेट ऑफ एग्रीमेंट. एग्रीमेंट के पहले का पेमेंट डिसअलाउ किया जाएगा. इसमें 2 पॉइंट्स आएंगे. एक कि जहां अपना नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, यानी हमारी न्यू फर्म, और न्यू फर्म हमने कब बनाए? 1 दिसंबर को. 1 दिसंबर 15 को फर्म एस्टैब्लिश हुई फॉर द फर्स्ट टाइम. दिसंबर 15 को फर्म बनी, एग्रीमेंट हुआ, और हमने रेम्यूनरेशन कब से दिया मालूम है? अप्रैल से. हाँ, तो अप्रैल से नवंबर तक का जो रेम्यूनरेशन दिया है इवन टू वर्किंग पार्टनर्स डिसअलाउ हो जाएगा. पार्टनरशिप डीडी जब 1 दिसंबर की है तो उसके पहले का रेम्यूनरेशन आप दे सकते क्या? नहीं, ऑब्वियसली डिसअलाउ होगा, है ना. दूसरी बात कि अगर पार्टनरशिप पुरानी है, ओल्ड पार्टनरशिप है, लेकिन इस साल हमने एक नए पार्टनर को एडमिट किया है, अ न्यू पार्टनर हैज बीन एडमिटेड टू द फर्म, और ये नया पार्टनर जो है उसका एडमिशन कब हुआ? 1 जनवरी से. मान लो 1 जनवरी से उसको हमने एडमिट किया 2016 से, और उस पार्टनर को रेम्यूनरेशन कब से दिया? अप्रैल 15 से. जब वो पार्टनर थी ही नहीं, उसको हमने रेम्यूनरेशन दिया, तो वो अलाउ होगा क्या? नो, दैट विल ऑल्सो बी फुल्ली डिसअलाउड. तो हमने इस साल नरगिस फखरी सुना होगा आपने, उसको एडमिट किया हमारे फर्म में.
कब से किया? 1 जनवरी 16, और उसको रेम्यूनरेशन कब से दिया? अप्रैल 15 से। तो अप्रैल 15 से लेके दिसंबर 15 तक का जो रेम्यूनरेशन उसको हमने दिया है वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। और वो वर्किंग है तो जनवरी से मिलेगा डिडक्शन, लेकिन दिसंबर तक का डिसअलाउ। तो यू कैन नॉट पे रेम्यूनरेशन फॉर अ पीरियड प्रायर टू द डेट ऑफ एग्रीमेंट। ओके, प्रायर पीरियड का अगर दिया है तो डिसअलाउ करने का। अभी देखो फिर से तीनों को देखते हैं, चौथे पे आने के पहले फिर से तीनों को देखते। नॉन वर्किंग पार्टनर फुल्ली डिसअलाउ, वर्किंग पार्टनर है लेकिन नॉट ऑथोराइज बाय एग्रीमेंट है, फुल्ली डिसअलाउ। ऑथोराइज है और आपने ज्यादा पे किया है तो जितना ज्यादा है, जितना एक्सेस है वो डिसअलाउ। या कोई पार्टनर न्यूली एडमिटेड है, नए एग्रीमेंट में आया है और उसको अपने ने रेम्यूनरेशन दिया उसके पहले का प्रायर पीरियड, तो वो डिसअलाउ। ठीक है, यहां तक हो गया। अब एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, फिर फोर्थ पे जाएंगे। जो मैं कह रहा था यहां कंट्रोवर्सी वो ऐसी है कि हमारा पुराना एग्रीमेंट है। अच्छे सुनो, ये पॉइंट एग्जाम में आया था एक बार। पुराना एग्रीमेंट बहुत साल पुराना है, 10 साल पुराना है, हम सब पार्टनर्स हैं कई सालों से। और हमने क्या किया कि इस साल पार्टनरशिप डीड को अमेंड किया, चेंज किया, मॉडिफाई किया। कब किया? 1 दिसंबर को मॉडिफाई किया। कब मॉडिफाई किया? 1 दिसंबर। और हमारे एग्रीमेंट में लिखा था पहले, पुराने एग्रीमेंट में, कि हम 40,000 पर मंथ पर वर्किंग पार्टनर का रेम्यूनरेशन देंगे, 40,000 पर मंथ पर वर्किंग पार्टनर। ठीक है, अब दिसंबर में अपन ने रेम्यूनरेशन को रिवाइज करके 70,000 किया। कब किया? 1 दिसंबर को एग्रीमेंट रिवाइज हुआ, 70, 40 को बढ़ाकर 70 किया। लेकिन क्या लिखा उसमें मालूम है? उसमें लिखा that we shall pay remuneration, the firm shall pay remuneration of 70,000 per month per working partner from 1st of April 15। 1st April 15 से हमने उसको रिवाइज किया, यानी क्या? रिट्रोस्पेक्टिवली रिवाइज किया। एग्रीमेंट कब हुआ? 1 दिसंबर को। रिवाइज एग्रीमेंट 1 दिसंबर को हुआ और हमने रेम्यूनरेशन कहां से बढ़ा दिया? 1 अप्रैल से। तो फिर ये अप्रैल से लेके नवंबर तक कितना अलाउ करेंगे? 70 के 40? जो पुराने एग्रीमेंट में था 40 उतना अलाउ करेंगे कि जो हमने अभी बढ़ा दिया है 70 कर दिया है तो 70 अलाउ करेंगे, 70 करेंगे। 0 मार्क्स। अमेंडमेंट कैन बी ओनली विथ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। लिखो, अगर ऑथोराइज है वो तो लिखा है, तो ऑथोराइज तो था। अगर इसको हमने चेंज किया, अगर एग्रीमेंट को रिवाइज करते हैं, नीचे लिख दो, रिवीजन ऑफ एग्रीमेंट ओनली प्रोस्पेक्टिवली। You can revise the agreement only for prospective effect and not with retrospective effect। आगे समझ में? यानी कि अप्रैल से लेकर नवंबर तक अपन पुराने एग्रीमेंट में जो अलाउड था 40,000, उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, उतना ही चलाऊ करेंगे, नॉट 70 बट ओनली 40। और अब दिसंबर से आगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का आप 70,000 पे कर सकते हो, लेकिन उसके पहले का 40 ही रहेगा। समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कोर्ट ने कहा है, कोर्ट में जजमेंट था इसमें, कि एग्रीमेंट कैन बी रिवाइज्ड बट इट शुड हैव इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली एंड नॉट रिट्रोस्पेक्टिवली। तो इससे बचने के लिए फिर लोग क्या करते हैं मालूम है? नहीं मालूम? अरे सिंपल सा आइडिया देखो, आपको देता हूं। 1 अप्रैल को हर साल 8-10 स्टैम्प पेपर खरीद के लाने का फर्म के नाम से और रख देने का फाइल में। स्टैम्प पेपर 8-10 स्टैम्प पेपर लाके रख देना। क्या भरोसा साल के बीच में, दिसंबर में, जनवरी में, मार्च में कभी तो भी अपने को एग्रीमेंट रिवाइज करने की जरूरत पड़े। तो अगर दिसंबर में एग्रीमेंट रिवाइज होगा और दिसंबर में ही स्टैम्प पेपर खरीद के लाएंगे तो स्टैम्प पेपर के ऊपर डेट रहता है ना। देखो अभी आप में से को पूछोगे ना, सर अपन 1 अप्रैल से डेट डाल दे तो स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट डेटेड 1 अप्रैल। अरे लेकिन स्टैम्प पेपर ही अगर दिसंबर का है, उस पर आप डालोगे एग्रीमेंट 1 अप्रैल, तो वो तो गलत हो जाएगा, वो कैसे एक्सेप्ट होगा?
है ना, वहां पकड़ जाओगे कि ये बैकडेटेड एग्रीमेंट कर रहा है। इसलिए क्या करने का कि 1 अप्रैल के स्टैम्प पेपर होने चाहिए आपके पास। तो फिर आप बनाओ ना दिसंबर में, क्या फर्क पड़ता है, अब दिसंबर में लिखो, स्वेटर पहन के ठंडी में थुर थुर करते हुए लिखो, और उसमें क्या लिख दो, डेटेड 1 अप्रैल, एग्रीमेंट डेटेड 1 अप्रैल। अब ये इंक से कोई पहचान सकता है क्या कि दिसंबर में बना था? नहीं, 1 अप्रैल लिखा और स्टैम्प पेपर भी 1 अप्रैल का है। सो फॉर ऑल पर्पसेस दिस एग्रीमेंट इज डीम्ड टू बी मेड ऑन 1 अप्रैल, है ना, तो आपका काम हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिर आपको 70,000 का रेम्यूनरेशन पहले से अप्रैल से मिल जाएगा। तो करने का क्या है, ब्लैंक स्टैम्प पेपर खरीद कर रखने का है, सिंपल। फिर आगे चलते हैं, 4th पॉइंट पे फिर आते हैं। तो 3 पॉइंट हो गए अपने, फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं क्या है। नॉन वर्किंग पार्टनर फुली डिसअलाउ, वर्किंग पार्टनर अलाउड रहेगा, लेकिन फिर एग्रीमेंट ऑथोराइज करना चाहिए। अगर एग्रीमेंट ऑथोराइज नहीं कर रहा तो उसका भी डिसअलाउ जाएगा। अगर एग्रीमेंट ऑथोराइज कर रहा है और वो कह रहा है 30 और आपने दिया 50 तो 20 डिसअलाउ हो जाएगा एक्स्ट्रा। फिर ज्वाइनिंग डेट के पहले का दिया है तो डिसअलाउ हो जाएगा। अब ये तो हो गए स्पेसिफिक डिसअलाउंस, ये 3 को अपन स्पेसिफिक डिसअलाउंस कहते हैं। अब जो बचा अलाउएबल, यानी हमने वर्किंग पार्टनर को दिया जितना एग्रीमेंट में लिखा था उतना ही दिया और उसके डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद का दिया है तो अलाउएबल है। तो ये जो अलाउएबल अमाउंट अब बचेगा उस पे एक लिमिट है, मॉनेटरी सीलिंग है। वो सीलिंग क्या है तो नीचे देखो, तो वो 4th पॉइंट, द रेम्यूनरेशन पे टू वर्किंग पार्टनर्स एक्सीडिंग द अंडर मेंशन लिमिट विल आल्सो बी डिसअलाउड। तो इसको सीलिंग भी कहते हैं। तो वो सीलिंग कैसे निकालना, देखो सीलिंग डिपेंड करता है बुक प्रॉफिट के ऊपर, और बुक प्रॉफिट का मतलब होता है अंडर सेक्शन 28। ये पॉइंट वाला लिख दो ब्रीफ में, बुक प्रॉफिट का मतलब है इनकम अंडर दी है पीजीबीपी। इनकम अंडर दी हेड पीजीबीपी, ओनली पीजीबीपी इनकम एंड नो अदर हेड, कोई दूसरा हेड नहीं, टोटल इनकम नहीं। तो जो पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट आता है वो नहीं, इसका अपन क्वेश्चन भी बाद में सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में। तो याद रखो लेकिन अभी कि सपोज के कैपिटल गेन भी है, पीएनएल अकाउंट में आ गया है इनकम में कैपिटल गेन, लेकिन अपन उसको वहां से हटा देंगे। हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी है, हटा देंगे। और भी कोई इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है, हटा देंगे। सिर्फ बिजनेस इनकम लेना है, ओनली द इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 28, यानी बाकी अलाउंस डिसअलाउंस जो भी है सब कर लो। 40 क्लॉज ए में डिसअलाउ हो रहा है, डिसअलाउ कर दो, 43 भी लग रहा है, लगा दो, सब बाकी सेक्शन लगा देने का, एवरी सेक्शन विल बी अप्लाइड। ठीक है, तो अपन निकालेंगे इनकम अंडर द पीजीबीपी अंडर सेक्शन 28 आफ्टर अलाउइंग डिसअलाउइंग ऑल अदर एक्सपेंसेस, but before allowing remuneration, remuneration to partners को माइनस करने के पहले, यानी अगर पीएनएल अकाउंट में रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर्स दिया है, डेबिट में है, तो उसको ऐड बैक कर दो पहले, और फिर बाकी सब एडजस्टमेंट्स कर लो, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का भी एडजस्टमेंट पहले कर लेंगे। फिर जो बचता है वो कहलाता है बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 28। तो बोलेंगे, तो ब्रैकेट में लिख दो, इसका मतलब है एक्सक्लूडिंग अदर हेड्स, एक्सक्लूडिंग अदर हेड्स इनकम, बाकी हेड की कोई इनकम नहीं आएगी, सिर्फ बिजनेस हेड की इनकम आएगी। और अगर बिजनेस है और बिजनेस में स्पेक्यूलेशन बिजनेस है तो उसकी इनकम लेंगे क्या बुक प्रॉफिट के अंदर। और एक वो 35 AD का अपन देखते हैं, 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस, 11-12 बिजनेसेस है जिसमें 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है, वो रहा तो उसको लेंगे, और स्पेक्यूलेशन बिजनेस रहा तो उसको भी लेंगे। मैंने कहा ना इनकम अंडर दी पीजीबीपी, तो इसमें आ जाएंगे ऑल बिजनेसेस, ऑल बिजनेसेस, इंक्लूड्स
ऑल बिजनेसेस या प्रोफेशंस, ऑल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस इंक्लूडिंग, या अपन यहां लिख देते नॉर्मल प्लस स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन भी आएगा, प्लस स्पेसिफाइड बिजनेस। और May 15 में इस पे क्वेश्चन आ गया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था May 15 में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो उसमें स्पेसिफाइड बिजनेस भी दिया था, स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ 35 AD जो होता है। तो लोग घबरा गए कि उसको इंक्लूड करके निकालना है रेम्यूनरेशन, कि उसको एक्सक्लूड करके अलग से निकालना है। अरे इंक्लूड करके निकालना है। स्पेसिफाइड बिजनेस हो, स्पेक्यूलेशन बिजनेस हो, नॉर्मल बिजनेस हो, सभी बिजनेसेस को इंक्लूड करके बुक प्रॉफिट निकलेगा, राइट। और मेरे अगर 50 बिजनेस है तो बुक प्रॉफिट सबका टोटल आएगा, हर एक बिजनेस का इनकम निकालो, उसका टोटल लो, तो वो आएगा बुक प्रॉफिट। उसमें से फिर अपन रेम्यूनरेशन का डिडक्शन देंगे, ठीक है। सो बुक प्रॉफिट में बाकी हेड्स नहीं आएंगे, याद रखो, बाकी कोई भी हेड नहीं आएगा, लेकिन बिजनेस में, बिजनेस हेड में जो भी टाइप का बिजनेस है सब आएंगे। फिर देखो अब इसमें लिमिट कैसे निकालेंगे, रेम्यूनरेशन का लिमिट क्या है, देखो। तो वहां लिखा है पहला पॉइंट, ऑन फर्स्ट ₹3 lakhs ऑफ बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ बुक लॉस। ये एक एग्जांपल लेते पहले, कि अगर ये कैलकुलेशन हमने किया 28 में और ये आ गया लास, इस साल अपने का लास हो गया है, लास कितने का, 30 लाख रुपए का लॉस। अच्छा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ नहीं होता। हाँ, एक पॉइंट और, ये बीबी जो आप निकालेंगे ये सिर्फ करंट ईयर का पीजीबीपी इनकम है, करंट ईयर्स इनकम विदाउट सेटिंग ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, विदाउट सेटिंग ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, ठीक है। लेकिन करंट ईयर में ही लॉस आ गया ना, तो फिर रेम्यूनरेशन कितना देंगे अपन पार्टनर्स को, नहीं देंगे क्या, पार्टनर से मेहनत तो की है, रेम्यूनरेशन तो देना पड़ेगा। तो लॉ कहता है कि दो, अप टू ₹1,50,000 दो। तो यहां पे आएगा, देखो 1,50,000 जो है ये वहां लगेगा बुक लॉस के केस में। तो अगर बुक लॉस है हमारा, यानी ये पीजीबीपी हेड में जो इनकम निकाला ये लॉस आ गया, तो फिर अपन कितना रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, 1,50,000। यानी कि मान लो कि अपन ने 4.5 लाख का रेम्यूनरेशन एक्चुअल में पे किया है सारे वर्किंग पार्टनर्स को मिला करके, तो उतना डिडक्शन अपने को नहीं मिलेगा, अपने को डिडक्शन सिर्फ 1,50,000 तक मिलेगा। तो 4.5 लाख को पहले एड बैक कर दो और फिर 1,50,000 माइनस कर दो, अलाउड डिडक्शन, ठीक है। तो ये कब केस में, कौन से केस में, जहां लॉस हुआ है। अब दूसरा केस में प्रॉफिट हुआ है, बुक प्रॉफिट है हमारा। अच्छा, ये चार्ट अपन एक बनाएंगे, अभी सिर्फ सुनते जाओ। बुक प्रॉफिट हुआ है, तो आपने पूछा कितना हुआ है सर, मैंने कहा कि सिर्फ 80,000 हुआ है, ओनली 80,000 बुक प्रॉफिट। तो यहां बोला है कि अगर 3 लाख तक का बुक प्रॉफिट है तो आप उसमें निकालेंगे 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर को अंडरलाइन कर लो। यानी 80,000 का बुक प्रॉफिट है तो 80,000 का निकालो, चलो 90% कितना आएगा, 72,000। 72,000 और 150 विच एवर इज मोर विल बिकम 1,50,000। तो अपना लिमिट 150 तक का है। दूसरा एग्जांपल, मान लो कि बुक प्रॉफिट हुआ है 2.5 लाख, 2.5 लाख, तो 2.5 लाख का निकालो, 2.5 लाख इंटू 90% 2,25,000 आता है। सो देन इट विल बी 150 और 2,25,000 विच एवर इज मोर, यानी कि 2,25,000। यानी अपन 2,25,000 का रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, ठीक है। और अगर बुक प्रॉफिट मान लो कि 3 लाख हुआ, तो 3 लाख का 90% कितना आता है, 2,70,000। तो 1,50,000 या 270 विच एवर इज मोर, तो 270 आएगा। यानी अपन 2,70,000 का रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन निकालेंगे। अब एक काम करो कि आप कहोगे सर ये 90% कब लेना और 1,50,000 कब लेना, तो एक हिसाब बताता हूं आपको। काम करो, कैलकुलेटर में लो 1,50,000 लिया, 150, उसको डिवाइड करो, डिवाइडेड बाई 90%, डिवाइडेड बाई 90%, तो आता है 166,667, आया 1,66,667।
तो अगर इतना इनकम है 1,66,667 और उसका अपन निकालेंगे 90%, तो बराबर 1.5 लाख रुपए आएगा, है ना। तो वो है ब्रेक इवन पॉइंट 1,66,666.6666। यानी अगर उससे नीचे है बुक प्रॉफिट तो अपने रेम्यूनरेशन का लिमिट रहेगा 1,50,000, क्योंकि विच इज मोर लेना है। जैसे मैंने कहा ना कि 80,000 है तो 80,000 में अपन रेम्यूनरेशन कितना दे सकते हैं, 1,50,000। और अगर अगर 166,667 से ऊपर आता है, 1,66,666 से ऊपर आता है, जैसे कि मान लो 2 लाख, तो फिर अपन लेंगे 90%। समझे? 166 से कम है तो लो 150 और ज्यादा है बुक प्रॉफिट तो लो 90%। मैथमेटिकल इक्वेशन है, सिंपल है। और फिर अगर 3 लाख के ऊपर बुक प्रॉफिट गया है तुम्हारा, 3 लाख के ऊपर है, तो पहले 3 लाख पे अपन लेंगे 90% यानी 2,70,000, और 3 लाख के ऊपर जितना भी है, देखो बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट, तो मान लो 10 लाख, तो 10 लाख में से 3 गया तो बचा 7, तो 7 लाख जो रहेगा 7 लाख पे अपन देंगे 60% यानी 4,20,000 प्लस 2,70,000, तो टोटल रेम्यूनरेशन आप दे सकते हैं 6,90,000। ये आपका लिमिट। क्लियर हुआ? तो देखो अपन यहां लिख के देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और आप बताएंगे रेम्यूनरेशन कितना दे सकते हैं अपन। बीपी एंड लिमिट, ठीक है। तो पहला केस लेता हूं, लॉस, 3 लाख का लॉस। तो एक देखो, एक काम मत करना, एक बार एक स्टूडेंट ने एग्जाम में ऐसा किया था, मैंने पेपर चेक किया था, बहुत हंसा मैं। क्या किया उसने, लॉस था तो लॉस में भी उसने 90% निकाला, 90% ऑफ लॉस। अरे भाई लोग ऐसा मत करना, 90% ऑफ लॉस मत निकालना। लॉस है तो सीधा सीधा 150, लिमिट रहेगा 150। 90% कहां काम में आता है, ओनली व्हेन देयर इज बुक प्रॉफिट। तो पहले केस में लॉस है तो 150 का लिमिट आ जाएगा। दूसरे केस में प्रॉफिट है कितना, 2 लाख, 2 लाख का बुक प्रॉफिट आया है सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद, तो फिर अपन लेंगे 150 या 90% विच इज मोर, तो 90 लेंगे कि 150? 90, अभी बताया था ना 166 से ऊपर आ गया तो 90% लेने का, तो 2 लाख का 90% 1,80,000 आता है, 180 का लिमिट। और अगर 5 लाख है यानी 3 लाख के ऊपर, तो पहले 3 लाख पे 270 आएगा, 270 आएगा पहले 3 लाख पे, और फिर जो बचा हुआ 2 लाख है, 2 लाख पे 60% यानी 120, तो 270 प्लस 120 यानी कि 3,90,000। यह आपका रेम्यूनरेशन का लिमिट है। और अगर 50 लाख आ गया तो बुक प्रॉफिट तो निकालो, 270 तो वैसे ही रहेगा 3 लाख पे, और फिर 47 लाख ऊपर है तो 47 लाख लो, 47 लाख इंटू 60%, 28,20,000। So 28,20,000 प्लस 2,70,000 मुझे देता है 30,90,000। तो इतना रेम्यूनरेशन आप दे सकते हो, 30,90,000 आउट ऑफ 50 लाख टोटल बुक प्रॉफिट। तो ऐसा समझ में बहुत सिंपल है, वेरी गुड। इसमें एक क्वेश्चन भी देखेंगे अपन, बहुत सिंपल रहता है। तो देखो एक चार्ट भी दिया है, पहले उसको भी समझ लेते हैं कैसे कैसे याद रखना है। तो रेम्यूनरेशन पहले देखो, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है रेम्यूनरेशन टू नॉन वर्किंग पार्टनर। अगर नॉन वर्किंग पार्टनर को दोगे तो क्या हो जाएगा, फुल्ली डिसअलाउ। दूसरी तरफ है वर्किंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर को दोगे तो फिर 2 बातें होंगी, ऑथोराइज है या नॉट ऑथोराइज है। नॉट ऑथोराइज है तो क्या हो जाएगा, फुल्ली डिसअलाउ। ऑथोराइज है तो फिर 2 बातें होगी कि एग्रीमेंट के पहले का है कि एग्रीमेंट के बाद का है। पहले का है तो वो हो जाएगा फुल्ली डिसअलाउ, और बाद का है तो फिर देखेंगे सीलिंग के अंदर है कि सीलिंग के ऊपर है। अगर एक्चुअल पेमेंट सीलिंग से नीचे है तो फुल्ली अलाउड रहेगा, और अगर वो सीलिंग के ऊपर है तो देन इट विल बी अलाउड ओनली अप टू दी सीलिंग, और उसके ऊपर का क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। सिंपल फ्लो चार्ट, वेरी गुड।
तो देखो एक क्वेश्चन भी देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन और पूरा इसमें कवर हो जाता है आपका। सारे पॉइंट्स इस पे कवर हो जाएंगे। BKP यो firm, यो stands for फारूक हक, is engaged in the business of chemicals. केमिकल्स का बिजनेस इनका, केमिस्ट्री भी अच्छी है पार्टनर्स के अंदर। बुक प्रॉफिट अंडर द हेड PGBP बिफोर अलाउइंग रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स इज 7 lakhs। तो ये अपना BP है, बुक प्रॉफिट। It has paid remuneration to its partners as follows. Miss Bipasha, विपाशा है, नॉन वर्किंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर, 3 लाख, विपाशा को 3 लाख का रेम्यूनरेशन दिया गया। कैटरीना वर्किंग पार्टनर है, 1,86,000 दिया है, लेकिन ऑथोराइज बाय एग्रीमेंट 150 है। तो पहली बात तो ये कि विपाशा को जो 3 लाख दिया है ये क्या होने वाला है, फुल्ली डिसअलाउड, ये पूरा डिसअलाउड है। कैटरीना को 186 दिया है, लेकिन ऑथोराइज बाय एग्रीमेंट 150 है, तो यहां पे जो 36,000 एक्स्ट्रा है वो हो जाएगा पहले तो डिसअलाउ, लिमिट में आने के पहले ही चीज को अपन डिसअलाउ कर देंगे 36,000। फिर यो वर्किंग पार्टनर है 250, फुल्ली ऑथोराइज बाय एग्रीमेंट, तो अच्छी बात है, ये फुल्ली अलाउ होगा। एंड लास्ट इज प्रियंका वर्किंग पार्टनर, 2,40,000 दिया उसको एट द रेट ऑफ 20,000 पर मंथ, यानी कि 12 महीने का दिया है, लेकिन शी ज्वाइन द फर्म ऑन 1 December 15 ओनली। तो क्या करेंगे, उसने ज्वाइन किया 1 December से, एग्रीमेंट 1 December से, और रेम्यूनरेशन तो 12 महीने का दिया है, यानी अप्रैल से दिया है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर डिसअलाउ कर देंगे, नवंबर तक का पूरा डिसअलाउ करेंगे। अक्टूबर से नवंबर कितने महीने हुए, 8 महीने, तो 8 महीने का डिसअलाउ कर दो, यानी 1,60,000 डिसअलाउ कर देंगे। $160 फुल्ली डिसअलाउ। अब फिर जो बचेगा तो कितना बचेगा, देखो कैटरीना का बचेगा 150 और यो का आएगा 250 और प्रियंका का आएगा 240 में, तो 160 तो अपन डिसअलाउ कर दिए, और 4 महीने का 80,000 अपन अलाउ कर सकते हैं। तो ये टोटल देखो कितना है, 2, 3, 4,80,000, 4,80,000 है। अब इस पे लगाएंगे अपन लिमिट, इसको लिमिट लगा के देखेंगे। तो अब यहां क्या बोला है कि बिफोर अलाउइंग रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, यानी कि ये जो एक्चुअल रेम्यूनरेशन है ये एड बैक हम कर चुके हैं, दिस अमाउंट इज नॉट इंक्लूडेड इन 7 लाख, ये ऑलरेडी एड बैक हो चुका है। तो 7 लाख अपना बुक प्रॉफिट। अब 7 लाख पे लिमिट निकालो, तो 7 लाख की लिमिट कैसे आएगी, पहले 3 लाख पे कितना लेंगे, 270, और उसके बाद है 4 लाख, तो 4 लाख जो ऊपर है, 3 लाख के ऊपर 4 लाख इंटू 60%, 240 प्लस 270 आएगा 510 का लिमिट है आपका। 7 लाख अगर आपका बुक प्रॉफिट है तो लिमिट कितना आता है, 5,10,000। तो 5,10 का लिमिट है, और एक्चुअल जो यहां आ रहा है तो 480 आ रहा है, तो 480 हो जाएगा फुल्ली अलाउड। इस तरह से आपको करने का। और मान लो कि अपन इसको थोड़ा कम कर देते, एक काम करते, अभी ये 7 लाख है ना, तो 7 लाख को अगर मान लो होमवर्क में ये 7 लाख को अगर अपन 4 लाख कर ले, बुक प्रॉफिट इज ओनली 4 लाख, तो फिर 4 लाख में कैसे निकालेंगे, 3 के ऊपर 1 है, तो 1 लाख इंटू करेंगे 60%, तो 60,000 आता है, 60,000 प्लस 270 आएगा 330, तो फिर लिमिट लग जाएगी 3,30,000 की। और अगर 3,30,000 की लिमिट है और अपना एक्चुअल 480 आ रहा है, तो फिर डिडक्शन मिलेगा 3,30,000 ओनली। तो 2 कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं। तो देखो अब इसको शो कैसे करेंगे आप, तो मैंने बताया आपको सॉल्यूशन। पहले 4 पार्टनर्स अपन ने ले लिए,
रेम्यूनरेशन पेड ले लिया 3 लाख, एक 186, 250, 240। उसमें से पहले अपन ये स्पेसिफिक डिसअलाउंसेस करेंगे। जो पहले 3 क्लॉज है ना, नॉन वर्किंग पार्टनर फुली डिसअलाउड, एग्रीमेंट में नहीं है तो फुली डिसअलाउड, या एग्रीमेंट से ज्यादा है तो जो एक्सेस है वो डिसअलाउड, और पहले का प्रायर पीरियड डिसअलाउड, तो वो पहले करेंगे। तो देखो बिपाशा का 3 लाख पूरा डिसअलाउ हो गया, फिर कैटरीना का 36,000 डिसअलाउ हुआ, और प्रियंका का 160 जो एग्रीमेंट के पहले के 8 महीने का था। ये करने के बाद बैलेंस बचा नील 150, 250, 80, टोटल मिला के 480। फिर ये 480 में अपन लिमिट लगा के देखेंगे। तो यहां मैंने कैलकुलेशन वो 4 लाख बुक प्रॉफिट लेकर किया है कि अगर बुक प्रॉफिट 4 लाख है तो कैसे आएगा। तो देखो पहले 3 लाख पे 270 आएगा, और फिर 1 लाख पे 60,000, तो टोटल 3 लाख। कुछ तो भी गड़बड़ है। हाँ, इसको 330 करो, 340 कैसे होगा, 3,30,000 अब भी निकाला अपन ने। और 3,30,000 अगर है तो डिडक्शन भी कितना मिलेगा फिर, 3,30,000 ओनली। तो एक्चुअल 480 है और लिमिट 330 की है, तो डिडक्शन विल बी 330। और यहां तक तो सिंपल है। तो फर्म को डिडक्शन 3,30,000 का मिलेगा। पार्टनर के हाथ में कितना रेम्यूनरेशन टैक्स करेंगे अपन, कोई बता सकता है? What will be the taxable amount in the hands of the partners? पढ़ा था अपन ने सेक्शन 28 क्लॉज 5 का प्रोविजो, याद है स्टार्टिंग में, कि जितना डिडक्शन हम फर्म को देंगे उतना ही पार्टनर के हाथ में टैक्स करेंगे। तो फर्म को डिडक्शन कितना दिया अपन ने, 3,30,000, तो पार्टनर के हाथ में भी टैक्सेबल कितना होगा, लिख दो, टैक्सेबल in hands of partners will also be 3,30,000। तो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल भी 3,30,000 करेंगे। चलो ये भी समझ में आ गया आपको। अब आता है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सारे पार्टनर्स को मिला के तो 3,30,000 अपन टैक्स करेंगे, किसके हाथ में कितना टैक्स करेंगे? 4 पार्टनर है, किसके हाथ में कितना? अब आई मुसीबत, किसके हाथ में कितना टैक्स करें? तो वो डिपेंड करेगा कि किसका कितना अमाउंट अपन ने डिडक्शन अलाउ किया है। तो देखो इसका एक समरी मैं आपको देता हूं, ये यहां से अपन कंटिन्यू करते हैं। ये जो बैलेंस बचा था ना इसका, इसमें बिपाशा का तो पहले ही नील हो गया, तो बिपाशा का तो पहले ही नील हो गया, यानी कि उसका तो कोई डिडक्शन फर्म को मिला नहीं है, तो उसके हाथ में टैक्सेबल भी कितना होगा, नील, कुछ भी नहीं। अब ये जो 3 पार्टनर देखो, इनका कुछ कुछ अमाउंट आ रहा है, 150, 250 एंड 80, बट दिस इज टोटलिंग 480, ये टोटल 480 हो रहा है, राइट? लेकिन 480 में से अपन ने अलाउ तो 330 किया, तो करो 1 मिनट, 480 टोटल है, उसमें 330 अलाउ किया, 330, यानी बैलेंस डिसअलाउ किया, डिसअलाउ कितना किया, 150। देखो 480 का टोटल आ रहा है, और अपन ने अलाउ 3,30,000 किया, यानी कि 1,50,000 हमने डिसअलाउ किया है। तो वो जो डिसअलाउंस है वो भी यही प्रोपोर्शन में लिया जाएगा, इसी प्रोपोर्शन में अपन डिसअलाउंस माइनस करेंगे उन तीनों के हाथ में। तो कैसे निकालो, 150 लो कैलकुलेटर में, 1,50,000 डिवाइडेड करो, डिवाइडेड बाई 4,80,000, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 बार दबाओ और फिर लो 150। तो यहां से आएगा 46,875, ये डिसअलाउ हो गया है, ठीक है। फिर 250 लो, 2,50,000 इज इक्वल टू 78,125 एंड 80,000 is equal to 25,000। तो ये अमाउंट डिसअलाउ हो रहा है, टोटल 150, और अब जो बचेगा वो इनके हाथ में टैक्सेबल होगा, यानी इसके हाथ में कितना बचेगा,
55,000, तो प्रियंका के हाथ में अपन 55,000 टैक्स करेंगे। यो के हाथ में 250 माइनस 78,125 इज 171,875 और 150 माइनस कर देंगे 46,875 तो आता है, यहां लिखता हूं ऊपर में मैं, तो इतने अमाउंट पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होंगे 1,03,125। अच्छा बिपाशा तो नील, कैटरीना 1,03,125, यो 171,875 एंड लास्ट में है प्रियंका 55,000। आया समझ में? अच्छा आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, आप 3,30,000 है ना, तो उसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये मैंने लॉन्ग रूट से बताया, 150 पहले माइनस किया, फिर ये बचा बैलेंस जिसका टोटल आएगा 3,30,000। आप उसको भी वही प्रोपोर्शन में डाल सकते थे। देखो सीधा 3,30,000 कैलकुलेटर पे करके देखो, 3,30,000 डिवाइडेड बाई 4,80,000 करो, मल्टीप्लाई 1,50,000 तो अमाउंट आएगा 1,03,125। फिर 250 करो, 2,50,000 इज इक्वल टू 171,875 एंड 80,000 करेंगे तो 55,000 आएंगे। डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, इट्स मैथ्स। तो आया समझ में? ये हुआ रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। फिर चलते हैं इंटरेस्ट टू पार्टनर्स पे, कि इंटरेस्ट का कितना डिडक्शन मिलेगा, और फिर एक क्वेश्चन अपन देखेंगे दोनों को कंबाइन करके। तो इंटरेस्ट में 3 पॉइंट दिए हैं डिसअलाउंस के लिए। पहले पॉइंट में लिखा है नॉट ऑथोराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, नॉट ऑथोराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड। अब यहां पे देखो वर्किंग नॉन वर्किंग पार्टनर का कोई डिफरेंस नहीं है, यानी इंटरेस्ट आप वर्किंग पार्टनर को दो, नॉन वर्किंग पार्टनर को दो, सब चलता है, क्योंकि इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को पैसे से मतलब है, वर्किंग से मतलब नहीं है। इंटरेस्ट तो कैपिटल के ऊपर है, कैपिटल तो नॉन वर्किंग पार्टनर ने भी इन्वेस्ट किया है ना, तो उसको भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो वाला पॉइंट यहां मिसिंग है, वर्किंग वाला, तो किसी को भी दो, लेकिन ऑथोराइज बाय एग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड शुड ऑथोराइज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पहला पॉइंट। और अगर ऑथोराइज नहीं है तो फिर फुल्ली डिसअलाउ। दूसरा पॉइंट, एनी इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स फॉर एनी पीरियड प्रायर टू द डेट ऑफ एग्रीमेंट, ये पॉइंट सेम है, प्रायर पीरियड। जैसे कैटरीना ने कब ज्वाइन किया फर्म, 1 दिसंबर को, और उसको हमने इंटरेस्ट कब से दिया, अप्रैल से, तो अप्रैल से नवंबर का इंटरेस्ट डिसअलाउ हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट, इट एक्सीड्स द रेट ऑफ 12% पर एनम, यानी अगर 12% से ऊपर गया तो वो डिसअलाउ करेंगे, यानी दिस इज कॉल्ड एज ए मैक्सिमम सीलिंग ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, 12% पर एनम। 12% हाईएस्ट रेट है, लेकिन मैं बता दूं कि कंक्लूजन ये है, एक तरफ तो पहले पॉइंट में क्या लिखा है कि एग्रीमेंट ने भी अलाउ करना चाहिए। व्हाट इफ एग्रीमेंट सेज 8%, एग्रीमेंट में 8% लिखा है और यहां 12 है, और अपन ने दिया कितना, अपन ने दिया 19% दिया, मान लो एक्चुअल में वी पे 19%, अलाउड 12 है, एग्रीमेंट 8 कह रहा है, तो क्या करेंगे, 8% ही अपन अलाउ करेंगे, और 8 के ऊपर जितना भी है वो सब डिसअलाउ हो जाएगा। याद रखो, तो अलाउएबल कितना है, इंटरेस्ट अलाउएबल इज एग्रीमेंट or 12% whichever is less। एग्रीमेंट अगर 8 कह रहा है तो 8, एग्रीमेंट 10 कह रहा है तो 10, एग्रीमेंट 14 कह रहा है तो 12, एग्रीमेंट 19 कह रहा है तो 12, एग्रीमेंट 25 कह रहा है तो 12। तो एग्रीमेंट का जो रेट है
या 12%, विच एवर इज लेस, ऐसा देखेंगे। ठीक है, यहां तक हुआ, सिंपल पॉइंट है, 3 सिंपल पॉइंट। लेकिन फिर उसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लेते हैं कि हमारा एग्रीमेंट था जो कह रहा था 6%, बहुत पुराना एग्रीमेंट है, एंड वी हैड अलाउड ओनली 6% इंटरेस्ट टू बी पेड टू पार्टनर्स। ठीक है, बहुत साल से चलते आ रहा है। फिर इस साल 1 अक्टूबर को हमने एग्रीमेंट बदला, रिवाइज किया, और उसमें रेट डाल दिया 16%, और अपन ने पूरे साल में 16% दिया। रिट्रोस्पेक्टिवली एग्रीमेंट को रिवाइज किया, 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स रिवाइज हुआ, हालांकि हुआ अक्टूबर में, लेकिन रिट्रोस्पेक्टिवली अप्रैल से अपन ने उसको लिखा कि फ्रॉम अप्रैल इंटरेस्ट शैल बी पेड एट व्हाटएवर 14-15% पर एनम, और फिर आपने दे दिया। तो क्या करेंगे अपन? क्या आप एग्रीमेंट को रिट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर सकते हो? तो यहां भी आंसर है नो। जैसे रेम्यूनरेशन में देखा वैसे ही, तो वो आप नहीं कर सकते। तो सितंबर तक तो अपन 6% से ऊपर जितना भी है सब डिसअलाउ करेंगे, जो पुराना रेट 6% था वही चलेगा। और अक्टूबर ऑनवर्ड्स यू कैन पे 12%, क्योंकि अब हमने रिवाइज करके 15 किया है, लेकिन लॉ की लिमिट 12 है, तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स वी कैन पे ओनली अप टू 12, 12 के ऊपर डिसअलाउ जाएंगे। लेकिन अक्टूबर के पहले सिर्फ 6% अलाउड रहेगा, 6% के ऊपर सब डिसअलाउ होगा, क्योंकि उस वक्त आपका एग्रीमेंट क्या कह रहा था? 6%। तो फिर इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? बैकडेटेड स्टैम्प पेपर, 1 अप्रैल को स्टैम्प पेपर लेके रखो, मैंने कहा है आपसे। तो ये तो हो गया अपना नॉर्मल पॉइंट्स, सिंपल पॉइंट्स। अब उसके नीचे 2 एक्सप्लेनेशन दिए हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग है और इनका बड़ा रेलेवेंस है। क्या कहते हैं देखो, वेरी इंटरेस्टिंग। पहले पॉइंट में लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा आप सब पेन वेन रख दो, समझो पहले। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है, वेयर एन इंडिविजुअल इज अ पार्टनर इन अ फर्म in a representative capacity। तो ये वर्ड सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का मतलब क्या है, कोई बताएगा? सिंपल, जो खुद पार्टनर नहीं है मगर वो रिप्रेजेंट करने के लिए आया है। एक बार क्लास में समझा रहा था मैं, तो 2 लड़कियां बाद में आई, कहते सर वो समझ में नहीं आया, आपने बहुत समझाया। मैंने बोला यार देखो अब तुमको कैसे समझाओ, फिर उनको समझाया मैंने, सब एग्जाम्पल देके कि ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, ऐसा वैसा। फिर बोले नहीं है समझ में आया सर, नहीं समझ में आया। यार अब इनको नहीं समझ में आ रहा, कुछ अलग से एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल मैंने उनको दिया था, तो आपको भी अभी याद आ गया मुझे, तो बता देता हूँ। तो मैंने उसको पूछा कि तुम लोग कहाँ रहते हो? बोले हम हॉस्टल में रहते हैं। मैंने कहा अच्छा कोई बात, अच्छी बात। तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? देखो ऐसे सवाल यानी पूछने पड़ते कभी कभी। तो उसमें से एक थी, उसने कहा यस सर मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने कहा हाँ वेरी गुड। अब मान लो कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुमको आज कहा कि अपन डिनर पे जाएंगे, उसका बर्थडे है, उसने कहा कि डिनर पे चलो। अब तुम्हारी तबीयत हो गई खराब, तुमने कहा कि मैं तो नहीं आ सकती, मुझे सर्दी है और फीवर भी है, फलाना है ढिमकाना है, तो आई कैन नॉट कम। अब ऐसा अगर कहूंगे तो एक तो उसको खराब लगेगा, दूसरा ये कि तुमको डर भी लगता है, लड़कियों को बहुत डर लगता है कि अपन अगर नहीं जाएंगे और बॉयफ्रेंड तो साला दूसरे के पीछे भागेगा और दूसरी को लेके घुमाएगा। तो ये जो लड़की थी उसने क्या किया, उसने बड़ी चालाकी से काम किया। उसने कहा देखो मैं तो नहीं जा रही और बॉयफ्रेंड को खुला छोड़ूंगी तो, और उसका बर्थडे भी आज, तो कोई दूसरी लड़की को लेके जाएंगे, अच्छी बात नहीं होगी, शायद मेरा पत्ता कट भी जाए बाद में, उसको डर लगा रहता है। तो उसने तुरंत क्या कहा कि देखो मैं तो नहीं आ सकती, ये मेरी दोस्त है, दोस्त उसकी वफादार है, तो उसको मैं भेज देती हूं, शी विल गिव यू कंपनी। तो ये दोस्त जो है उसकी, अब नाम के लिए मैं ऐसे ही बता देता हूं, ये कोई नाम एक्चुअल नहीं है, वो तो 2 अलग थी, लेकिन उनके तो मेरे को नाम मालूम भी नहीं थे, वैसे मेरे नाम इजाद करके डाल देता हूं। तो ओरिजिनल गर्लफ्रेंड कौन थी? शिल्पा। और ये उसकी दोस्त शीला।
तो शिल्पा ने शीला से कहा कि तुम जाओ मेरे बॉयफ्रेंड के साथ डिनर पे। तो शीला कौन बनी? रिप्रेजेंटेटिव किसकी? शिल्पा की। ओरिजिनल गर्लफ्रेंड कौन? शिल्पा। गई कौन? शीला। बस यही कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेटिव असेसी का। फिर उन दोनों को बहुत समझ में आ गया। सर एक नंबर एग्जाम्पल दिया, कभी नहीं भूलेंगे। मैंने बोला ऐसे देना पड़ता है कभी कभी जब नहीं समझ में आता है बच्चों को। तो यहां देखो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि शिल्पा वांट्स टू बिकम पार्टनर। शी वांट्स टू बिकम पार्टनर, शी हैज मनी, उसको पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना है। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं मेरा नाम से नहीं बनूंगी। कुछ रीजन है, जो भी रीजन है, वो कहते हैं कि मैं मेरे नाम से नहीं बनूंगी पार्टनर। तो वो अपनी दोस्त शीला को कहती है कि ये पैसा ले और तू जाके बन जा पार्टनर उस फर्म के अंदर, क्योंकि वहां मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, मैं वहां जाके मेरे नाम से नहीं बनना चाहती। तो शीला को भेज दिया। अब शीला गई, पैसे जमा किए पार्टनरशिप में और पार्टनर बन गई। तो शीला यहां क्या बनी? रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर। और किसको रिप्रेजेंट कर रही है? शिल्पा को। तो शिल्पा कौन है? रिप्रेजेंटेड पार्टनर। शीला रिप्रेजेंटेटिव, शिल्पा रिप्रेजेंटेड। यानी जो असली पार्टनर है वो कौन है? शिल्पा। रिप्रेजेंटेड जो पर्सन है वो असली है, और रिप्रेजेंटेटिव को जो नाम का है उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई, वो सिर्फ रोल प्ले कर रही है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में होता है ना ओरिजिनल एक्टर एंड डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट स्टंट वंट करना होता है, डुप्लीकेट को लगा देते, जा कूद उधर से। और गर्लफ्रेंड यानी हीरोइन को घुमाना है, गोदी में उठाना है, तो वो एक्टर खुद आ जाता है वहां स्टंटमैन को नहीं भेजता, डुप्लीकेट नहीं, वहां मैं खुद करूंगा डांस वांस। बड़े चालाक रहते एक्टर भी। तो यहां भी क्या है देखो, शीला रिप्रेजेंट्स शिल्पा। तो शिल्पा जो है वो रिप्रेजेंटेड पार्टनर है, वो असली पार्टनर है, और शीला सिर्फ नाम की पार्टनर है, बाकी उसके पास कोई राइट्स नहीं है, राइट ऑफ एंजॉयमेंट उसके पास नहीं है। तो जो भी वहां से प्रॉफिट आएगा वगैरह वो सब कहां जाएगा? शिल्पा के पास। तो शी इज ओनली अ मिडिल मैन, यू कैन से। ओके, अब ये समझ में आएगा आपको। तो हुआ ये, वैसे एक डायग्राम तो अगले पेज पे मिलेगा आपको, लेकिन यहां एक बता देता हूं कि शीला और शिल्पा। तो शिल्पा जो है वो रियल पार्टनर है फॉर ऑल द इंटेंट ऑफ लॉ। रिप्रेजेंटेड जो होता है वो असली होता है, और शीला नाम की है सिर्फ। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब ये हुआ कि शीला बिकम्स अ पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म में नाम तो उसका है। बाद में फर्म को कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, तो शीला ने कहा कि अच्छा मेरे पास पैसे हैं तो मैं दे देती हूं लोन करके फर्म को। तो उसने अपने जेब से कुछ लोन दे दिया फर्म। फर्म ने उस पर इंटरेस्ट पे किया 18% पर एनम। अपने को मालूम है कि पार्टनर को इंटरेस्ट 12 के ऊपर नहीं देने का। अच्छा 12% जो लिमिट लगती है वो किस पे लगती है? सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे लगेगी क्या, कि लोन पे भी लगेगी? यानी पार्टनर अगर लोन देता है फर्म को तो वहां भी 12% का लिमिट लगेगा, या सिर्फ कैपिटल पे 12% का लिमिट? तो आंसर है दोनों पे है, क्योंकि देखो सेक्शन में क्या लिखा है, वहां कैपिटल वर्ड यूज किया है क्या? नहीं, एनी इंटरेस्ट बोला है, एनी इंटरेस्ट, एनी इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर। कहां लिखा है? ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर, एनी इंटरेस्ट बोला है, ये सेक्शन का वर्डिंग है, एनी इंटरेस्ट पेड टू अ पार्टनर। तो ये लोन अकाउंट भी हो सकता है और ये कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, तो वहां पे क्या बोला है, अब देखो, इंटरेस्ट पेड बाय, सॉरी, तो मैं कह रहा था कि शीला ने लोन दे दिया, ठीक है भाई, दे दिया। अब उसको वहां से फर्म ने 18% इंटरेस्ट पे किया, तो क्या 12 के ऊपर डिसअलाउ होगा 6% या पूरा 18 अलाउ होगा? तो अपने को ये देखना है ना
कि ये असली में पार्टनर है क्या, इज शीला अ पार्टनर, ये सवाल पैदा हुआ। तो आंसर है नो। फॉर ऑल इंटेंट ऑफ लॉ हु इज द पार्टनर, शिल्पा। जो रिप्रेजेंटेड होता है वो रियल पार्टनर होता है। रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सिर्फ नाम है, मुखौटा है, असली पार्टनर वो नहीं है। तो इसलिए फिर लॉ में क्या लिखा है, देखो तो यहां लिखा है फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू सच इंडिविजुअल, यानी ये शीला, सच इंडिविजुअल यानी शीला, इन एनी अदर कैपेसिटी। तो यहां अदर कैपेसिटी यानी क्या, कि उसकी पर्सनल कैपेसिटी, उसकी पर्सनल कैपेसिटी। यानी देखो शीला जो है ना वो दो कैपेसिटी में काम कर रही है। ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है, समझ लो। कोई भी पर्सन दो कैपेसिटी, तीन कैपेसिटी में काम कर सकता है। एक वो खुद शीला हरसेल्फ इन हर इंडिविजुअल कैपेसिटी, एंड सेकेंड इज शीला इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, यानी शीला एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शिल्पा एक कैपेसिटी हो गई, एंड शीला एज इंडिविजुअल एक अलग कैपेसिटी हो गई। ठीक है, तो अब क्या होगा कि शीला एज एन इंडिविजुअल, तो वो एग्जांपल में भी उनको वो नहीं समझ में आ रहा था, मैंने फिर बताया देखो कि शिल्पा गर्लफ्रेंड है ना, तो उसको गिफ्ट तो भेजना पड़ेगा बॉयफ्रेंड के लिए। तो उसने गिफ्ट पैक करके शीला को दिया कि तुम दे देना। तो शीला गई, ये गिफ्ट अमर को दे दिया, अमर बॉयफ्रेंड लड़का। उसने रिटर्न गिफ्ट दिया, एक वॉच रिटर्न गिफ्ट में लाया था वो, तो उसने रिटर्न गिफ्ट दिया। तो ये रिटर्न गिफ्ट शीला को ही दिया, लेकिन ये शीला का है क्या कि शिल्पा को देना पड़ेगा, शिल्पा को देना पड़ेगा। सो यह शी यानी शीला इज रिसीविंग द रिटर्न गिफ्ट इन हर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, करेक्ट, एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शिल्पा। तो वो रिटर्न गिफ्ट लेके आएगी और हॉस्टल पे आने के बाद रात को घर वापस देगी शिल्पा को। ठीक है, ये हो गया। फिर वहां पार्टी थी, खाना भी है, तो शीला ने खाना भी खाया। अब क्या, खाना खाने के बाद हॉस्टल आकर के, यानी आप समझ रहे हैं, नहीं हो सकता ना। तो खाना जो वो खा रही है शीला वहां पार्टी में, वो किस कैपेसिटी में खा रही है, इन हर इंडिविजुअल कैपेसिटी। तो वो खाना लाके यहां वापस नहीं खाने का, या ऐसे नहीं कि वो यहां से एक नली अपन रखेंगे यहाँ पैकेट अंदर में और यहां से उसमें डालते जाएंगे, भर के लाएंगे, और ऐसा करते हैं कुछ हॉस्टल वाले, मैंने सुना है कि थोड़ा बहुत बैग में डाल के लेके आ जाएंगे और दोस्त के लिए, बट दैट इज वेरी बैड। हाँ, तो शीला ने जो खाना खा लिया वो पर्सनल कैपेसिटी में खाया, नॉट इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। तो वैसे यहां पर भी शीला जो है ये दो कैपेसिटी में पार्टनर है। एक पार्टनर तो वो इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, लेकिन वो एक इंडिविजुअल भी तो है। तो उसने अपनी जेब से जब लोन दिया फर्म को, तो ये कौन सी कैपेसिटी हो गई, पर्सनल कैपेसिटी, सेपरेट। तो इस कैपेसिटी में अगर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है फर्म से, तो लॉ कहता है शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज। यानी वहां अपन 40 क्लॉज बी नहीं लगाएंगे। तो 40 क्लॉज बी नहीं लगाएंगे का मतलब क्या हुआ कि उसको अपन डिसअलाउ नहीं करेंगे, नॉट टू बी डिसअलाउ, यानी तो नो डिसअलाउंस। तो अगर पर्सनल कैपेसिटी में उसको इंटरेस्ट दिया तो वहां कोई डिसअलाउंस नहीं होगा। सिंपल, गुड। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट कहता है कि जो इंटरेस्ट इसको अपन देंगे इन हर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, यानी क्या, वो रिटर्न गिफ्ट, यानी क्या, तो गिफ्ट जो शिल्पा ने भेजा था वो क्या है, कैपिटल। जो मैंने एग्जांपल में दिया ना कि शिल्पा ने पैसा दिया शीला को कि जाओ जाके फर्म में इन्वेस्ट कर दो, बिकम पार्टनर। तो वो पैसा जाके कहां इन्वेस्ट होगा, कैपिटल अकाउंट में। तो ये कैपिटल अकाउंट पे जो शीला को इंटरेस्ट दिया जाएगा वो शीला रिसीव करेगी किस कैपेसिटी में, इन हर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, इन द सेम रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी इन विच शी इज अ पार्टनर। तो ये इंटरेस्ट कवर होगा, 40B उसको लगेगा, और अगर 12 के ऊपर है तो डिसअलाउ होगा। ये तो सिंपल बात। लेकिन फिर क्या हुआ कि शिल्पा ने अलग से एक लोन दिया फर्म को, सेपरेट, एक सेपरेट लोन उसने फर्म को दिया।
और उस लोन पे भी फर्म ने इंटरेस्ट पे किया, उसका क्या करेंगे? तो यहां लिखा है कि उसको भी हम 40B अप्लाई करेंगे, क्योंकि शिल्पा जो है वो रियल पार्टनर है, हालांकि उसका नाम नहीं है फर्म में, लेकिन वो है जो रियल पार्टनर, इंटरेस्ट सारे उसके पास। तो अगर उसको सेपरेटली भी कोई इंटरेस्ट पे किया जाए तो वो 40B में कवर होगा। तो सेकेंड पॉइंट में लिखा दो, इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू सच इंडिविजुअल एज पार्टनर इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, एक पॉइंट हो गया, एंड इंटरेस्ट पेड टू द पर्सन सो रिप्रेजेंटेड, यानी शिल्पा डायरेक्टली, तो ये शीला और ये शिल्पा डायरेक्टली, shall be taken into account for the purposes of this clause, उसको ये क्लॉज लगाएंगे, यानी कि वहां पे अगर एक्सीडिंग 12 है तो उसको डिसअलाउ करेंगे। डिसअलाउंस अंडर 40B विल अप्लाई। अब एक्सप्लेनेशन 2 मत पढ़ो, एक काम करो, नेक्स्ट पेज पे आओ, तो वहां एक चार्ट है, मैं आपको समझाता हूं। नेक्स्ट पेज पे पहले वो एक फ्लो चार्ट है, वो जाने दो, उसके बाद देखो ये नेक्स्ट पेज पे आओ। आए, गुड। अब यहां पर क्या है देखो, यहां पर है मिसेस हक, यानी कि मेरी वाइफ, शी इज द रिप्रेजेंटेड पार्टनर, उसको पार्टनर बनना था लेकिन वो अपने नाम से नहीं बनी, so she is a represented person, and myself, Mr. Haq, is the representative, तो मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव हूं फर्म के अंदर, ठीक है। तो मैं जाके पार्टनर बना, तो ये हूं मैं, देखो मिस्टर हक रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर, ये पार्टनर बनता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है। तो पहली बात तो ये कि कैपिटल के ऊपर ही जो इंटरेस्ट आया, यहां जो अपने को इंटरेस्ट मिला, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट आएगा, तो ये इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है किस कैपेसिटी में? रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में। तो यहां 40B अप्लाई होगा, तो ये इंटरेस्ट 40B में आएगा। अगर ये 12% से ऊपर है तो ये डिसअलाउ होगा, ठीक है। तो यहां 40B अप्लाई होगा। लेकिन सेम मिस्टर हक, फारूक हक, इंडिविजुअल कैपेसिटी में एज अ पर्सन, सेपरेट पर्सन, मैंने लोन दिया फर्म को और फर्म से इंटरेस्ट मिला, तो ये मेरा लोन, सेपरेट लोन, नॉट इन माय रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, यानी ये पैसा तो मेरी वाइफ का है जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं कैपिटल में, ये पैसा मेरा खुद का है जो मैं लोन दे रहा हूं, तो इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा ये 40B में कवर नहीं होगा, ठीक है। तो यहां कोई डिसअलाउंस नहीं होगा, इवन इफ द इंटरेस्ट इज 18%, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन फुल, देयर विल बी नो डिसअलाउंस, ठीक है, डज नॉट अप्लाई। और जो मेरी वाइफ है, जो एक्चुअल में रिप्रेजेंटेड पार्टनर है, उसने अगर उसके नाम से एक लोन दिया फर्म को, और उस लोन पे अगर फर्म ने इंटरेस्ट पे किया, तो फिर क्या होगा? वहां 40B अप्लाई होगा, तो यहां 40B लगेगा, यानी ये वाला इंटरेस्ट पहला केस और ये दूसरा, यहां दोनों जगह पे 40B लगेगा। इंटरेस्ट पेड टू फारूक हक एज ए रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर और इंटरेस्ट पेड डायरेक्टली टू रिप्रेजेंटेड पार्टनर, ये दो केस जो है यहां 40B लगेगा। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अलग से उसको अगर कुछ इंटरेस्ट दिया गया तो यहां 40B नहीं लगेगा। आया समझ में? सो दिस इज फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, सिंपल है, एग्जाम में आता है कभी कभी। फिर एक्सप्लेनेशन 2 देखो क्या है। तो एक्सप्लेनेशन 2 जो है ये इसका उल्टा है। क्या कहता है देखो, उसमें लिखा है कि अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर है, अब उल्टा, यानी मैं फारूक हक मेरे इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर हूं, मेरे खुद की कैपेसिटी में पार्टनर, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो फर्म को कुछ पैसे की जरूरत थी, फर्म नीड्स मनी, और अपन पार्टनर कौन है? कैटरीना, प्रियंका, दीपिका और मैं,
4 पार्टनर है। अब हुआ ये कि पैसे की जरूरत थी, तो चारों से हमने पूछा कि आप सबके पास पैसे है क्या, तो लाओ जल्दी, पैसे की जरूरत है फर्म को, लोन ही दे दो। मगर किसी के पास पैसे नहीं थे, हम हमारे सारे पैसे ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो फिर मैंने कहा कि देखो मेरी एक और दोस्त है, उससे मैं ला सकता हूं। तो सबने पूछा कौन कौन कौन, तो मैंने कहा ऐश्वर्या, शी इज माई ओल्ड फ्रेंड, उससे मांग के ला सकता हूं। अभिषेक भी उसी से मांग के जीता है, तो मैं भी ला सकता हूं। अभी देखो गर्ल गर्ल में क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो ये तीनों ने कहा मान नहीं रहा कोई। अरे यहाँ प्रॉब्लम है भैया फर्म को, लेकिन वो ईगो लेके बैठे, नहीं नहीं नहीं, नो ऐश्वर्या, वी डोंट लाइक ऐश्वर्या। अरे उसको नहीं लाइक करो तो गांधी जी लेके आ रहा हूं, नोट पे तो गांधी जी का फोटो रहेगा। नो 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 नो, अब क्या करें। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं जुगाड़ करता हूं कुछ, मैं पैसे लाता हूं। तो मैंने ऐश्वर्या से पैसे लिए, हाँ, और फर्म को दिए एज अ लोन। मैंने कहा मेरा ही पैसा है ऐसा समझ के तुम लोग रखो। फिर उनको मैंने बताया नहीं कि कहां से लाए हो, मैंने कहा मेरा ही है, तुम लोग रखो। लेकिन है किसका पैसा, ऐश्वर्या का है, तो लोन। लोन तो पार्टनर मैं खुद हूं, फारूक अपनी कैपेसिटी में पार्टनर है, लेकिन ये लोन मेरा है क्या, नहीं, लोन एक्चुअल में ऐश्वर्या का है। अब फर्म इंटरेस्ट तो मेरे को देगा, फारूक के नाम से इंटरेस्ट पे होगा, लेकिन अगर मैं वहां प्रूफ कर दूं कि ये पैसा मेरा नहीं था, ये पैसा ऐश्वर्या का था, और ये जो इंटरेस्ट भी मैं ले रहा हूं वो उसके बिहाफ में ले रहा हूं, इट इज नॉट माई इंटरेस्ट, दिस इंटरेस्ट आई एम टेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड ऐश्वर्या, मैं उसको देने वाला हूं, लेकिन फर्म चेक मेरे नाम से बनाएगा, मैं बाद में उसको दे दूंगा पैसा। तो फिर ये जो इंटरेस्ट आ रहा है, जो एक्चुअली बिलोंग करता है ऐश्वर्या को, लेकिन आ मेरे हाथ में रहा है, will it be disallowed under 40B if it exceeds 12% per annum? तो लॉ में लिखा है नो, क्योंकि इंटरेस्ट एक्चुअल में मेरा ही क्या, एम आई द राइटफुल ओनर ऑफ दिस इंटरेस्ट, नो, आई एम ओनली हैंडलर, मैं सिर्फ हैंडलिंग कर रहा हूं, इधर से ले रहा हूं और उधर ऐश्वर्या को दे दूंगा बस। तो इसलिए लॉ कहता है कि क्योंकि ये पैसा जो है इट डज नॉट बिलोंग टू पार्टनर, इट बिलोंग्स टू समवन एल्स, hence 40B shall not apply. तो देखो वहां लिखा है whether individual is a partner in the firm in his individual capacity, फारूका की इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर है, interest paid by firm to such individual on behalf or for the benefit of any other person, यानी ऐश, मेरे को इंटरेस्ट दिया किसके बिहाफ में, ऐश्वर्या के बिहाफ में, for the benefit of ऐश्वर्या, shall not be taken into account for the purposes of this clause, यानी वहां 40B not apply, यानी कि नो डिसअलाउंस। आए समझ में, ऐसा है। तो फिर इसका भी देखो, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे आओ, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन 2 का भी एग्जांपल है, मिला। तो यहां पे वो ये देखो, मिस्टर फारूका के पार्टनर इन इंडिविजुअल कैपेसिटी, इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया, उस पर इंटरेस्ट मिला, 40B लगेगा, लेकिन मिसेस हक, लिखते वक्त तो मैं ऐश्वर्या के नाम नहीं रख सकता ना, तो यहां वाइफ का नाम लिखना पड़ता है बुक में। असली में बात कुछ अलग होती है, वो मैं बताता हूं लेक्चर में। तो मिसेस हक देखो, तो यहां लिखा है मिस्टर हक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी ऑन बिहाफ, लिख दो ऑन बिहाफ ऑफ, लिखते वक्त मिसेस हक लिखो, यू नेवर नो कब आपकी बुक बुला के मेरी वाइफ चेक कर ले क्या लिखाया था सर ने, मिसेस हक लिखो, ऐश्वर्या मत लिखना। तो ऑन बिहाफ ऑफ मिसेस हक, इंटरेस्ट अगर रिसीव करते हैं, जैसे मिसेस हक से पैसा लिया और फर्म को लोन दे दिया, फिर इंटरेस्ट आया, तो वो इंटरेस्ट को अपन 40B अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि देयर विल बी नो डिसअलाउंस। क्लियर? तो ऐसा है। और उसके पहले वो फ्लो चार्ट भी दिया था, वो भी समझा दूं क्या है, वो भी सिंपल होता है, फ्लो चार्ट इज वेरी सिंपल। एनी इंटरेस्ट टू पार्टनर, पहले देखो कि ऑथराइज बाय एग्रीमेंट है क्या, अगर वही पता चला नो तो कर दो पूरा डिसअलाउ, अगर यस आया तो पूछो कि फॉर पीरियड प्रायर टू एग्रीमेंट है क्या,
एग्रीमेंट के पहले क्या है क्या, इफ यस डिसअलाउ कर दो, नो यानी कि पीरियड बाद का है, तो पूछो कि इंटरेस्ट 12% से ऊपर है क्या, इफ यस तो 12 के ऊपर जो है वो उसको डिसअलाउ कर दो, और नो का दिखता है यानी 12 से कम है तो पूरा अलाउ कर दो, वेरी सिंपल। ओके, फिर एक क्वेश्चन आएगा, 2-3 क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। A partnership firm pays interest on loan to partners at 24% per annum and interest on partners capital at 8% per annum। या 3 बातें मैं आपको समझाऊंगा, या कैपिटल को अंडरलाइन करो 8% और ऊपर में लोन को अंडरलाइन करो 24%। अभी दिया क्या है उसको पहले समझो, फिर आंसर देखेंगे। मान लो कि एक पार्टनर है, कौन, फारूक, उसने लोन दिया है फर्म को 5 लाख रुपए का। कितने का लोन है, 5 लाख। तो 5 लाख पे 24% इंटरेस्ट कितना आएगा, देखो 5 लाख पे मेरे ख्याल से 1,20,000 आएगा। 5 लाख इंटू 24%, 1,20,000, ठीक है। और मेरा कैपिटल जो है फर्म के पास वो है 10 लाख, तो 10 लाख पे 8% यानी 80,000 आ गया, ठीक है। यानी मेरे को टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, 2 लाख रुपए का। टोटल इंटरेस्ट तो 2 लाख हो गया, और मेरा फर्म के पास टोटल अमाउंट कितना पड़ा है, 15 लाख। कैपिटल में 10 और लोन में 5। तो अगर हम टोटल देखें तो मेरा फर्म के पास 15 लाख रुपए है, और उस पर उन्होंने मेरे को 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया है। तो अगर अपन इसको डिवाइड करके देखें, परसेंटेज निकाले, तो देखो 2 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख परसेंट तो आता है 13.33, यानी जो 2 लाख आ रहा है ये आ रहा है एट द रेट ऑफ 13.33%। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है यार, 13.33 आ रहा है ना, तो 12 के ऊपर कितना गया, 1.33, तो 1.33% डिसअलाउ करो, यानी कि 15 लाख इंटू 1.33% करे तो कितना आता है, 19,950। तो मैंने कहा कि सिर्फ 19,950 का डिसअलाउंस होना चाहिए 2 लाख में से, करेक्ट। यानी क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा है, हम मिला रहे यानी एवरेजिंग कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग इज, 2 अकाउंट है, अलग अलग अकाउंट है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, लेकिन हम उसको एवरेजिंग कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि एवरेज करो, और एवरेज रेट अगर 12 के ऊपर जाता है तो जितने से ऊपर है 1.33 से उतना डिसअलाउ करो। असेसिंग ऑफिसर कहते हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, आपका जो लोन का 24% है उसमें सीधा सीधा अपन 12% डिसअलाउ करेंगे, यानी वहां 60,000 डिसअलाउ हो जाएगा, या 60,000 डिसअलाउ कर देंगे, और ये 8 है 12 से नीचे है तो इसको पूरा अलाउ करेंगे। समझे, ऑफिसर क्या कह रहा है कि ये 8% है, ये पूरा अलाउ कर दो 80,000, और ये 24% है ना, तो यहां 12% जो एक्स्ट्रा है, तो 1,20,000 24 से आ रहा है तो 12 से आएगा 60, तो 60,000 डिसअलाउ करो। मैं कहता हूं 19,950 डिसअलाउ करो, ऑफिसर कह रहा है 60,000 डिसअलाउ करेंगे। तो सवाल पैदा होता है, हु इज राइट, कौन सही है। मैं सही हूं, अब आप लोग तो वही कहेंगे फारूक सर ने किया है तो सही होंगे, लेकिन ये मैंने तो अपना नाम डाल दिया उधर, ये तो एक असेसी था कोई, मैं नहीं हूं असेसी, मेरे पास वो एडवाइस के लिए आए। So who is right? The assessee or the officer? Assessee, wrong answer. Officer is right. कोर्ट कहता है कि आप 2 अलग अलग अकाउंट को एवरेज नहीं कर सकते, एवरेजिंग इज नॉट अलाउड।
ईच अकाउंट विल बी सीन सेपरेटली, हर अकाउंट को अलग अलग देखा जाएगा, आप एवरेजिंग नहीं कर सकते। तो अपन एवरेज रेट को कंसीडर नहीं करेंगे, ये एवरेजिंग करना गलत है, ये नहीं कर सकते, सेपरेटली देखना पड़ेगा। तो यहां देखो 24% में 12% एक्स्ट्रा है, तो वो 12% डिसअलाउ हो जाएगा। 19,950 नहीं बल्कि 60,000 रुपए डिसअलाउंगा, और ये 80,000 पूरा लाऊंगा क्योंकि ये 8% से। सो द ऑफिसर वाज राइट, एवरेजिंग नॉट अलाउड। दूसरा क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन 27। A partnership firm pays interest on partner's capital at 6% per annum for first 6 months and 15% for the next 6 months. पहले 6 महीने उन्होंने 6% से दिया, अगले 6 महीने यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रिवाइज किया। कोई रिट्रोस्पेक्टिव रिवीजन नहीं हुआ है। देखो अपन ने मान लो 1 अक्टूबर से रिवाइज किया और फिर अपन ने 15% कर दिया, तो आने वाले 6 महीने के लिए हमने 15% दिया, लेकिन पहले 6 महीने सितंबर तक कितना दिया, पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से 6% दिया। अब असेसी क्या कह रहा है कि देखो ये मेरे 12 मंथ्स है, यहां हमने एग्रीमेंट को रिवाइज किया, पहले 6% था अब 15 कर दिया, और यहां जब 6% था तो अपन ने दिया, और जब 15 है तो 15 दिया। तो ये फिर असेसी कह रहा है कि इसको एवरेजिंग करो, साल भर का एवरेज रेट निकालो, और एवरेज रेट 12% से कम है तो अलाउ कर दो। तो फिर कोर्ट ने क्या कहा, नो, आप सेम अकाउंट में टाइम को भी एवरेज नहीं कर सकते। तो पहले 6 महीने जो 6% था वो फुल्ली अलाउड रहेगा, और बाद का जो 15% है 6 महीने का, उसमें 3% डिस अलाउ किया जाएगा। 3% को अपन डिस अलाउ करेंगे। तो 2 अकाउंट को भी आप एवरेज नहीं कर सकते, और एक ही अकाउंट में टाइम को भी एवरेज नहीं कर सकते। फिर तीसरा, a partnership firm pays interest on partners capital at 15% and charges interest on drawings at 12%। हमारा ड्रॉइंग अकाउंट सेपरेट है, वहां पे अपने को इंटरेस्ट लगता है, यानी अपन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं फर्म को, यानी इधर पार्टनर है इधर फर्म है, तो फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा है 15% से उसके कैपिटल पे, और पार्टनर से वसूल भी कर रहा है एट द रेट ऑफ 12% ऑन ड्रॉइंग्स। तो फिर पार्टनर कहता है, या फर्म जो भी है, वो कहता है कि इसको अपन सेट ऑफ करो, यानी 15% जो दिया उसमें से जो 12% लिया उसको माइनस करो। मान लो कि कैपिटल 10 लाख है, तो 10 लाख पे 15% कितना दिया, 1,50,000, और मान लो कि उसका ड्राइंग कितना था, 2 लाख का था, तो 2 लाख पे 12% उसे वसूल किया, यानी कि 24,000। तो माइनस करो और फिर नेट निकालो, तो नेट आएगा 126। फिर देखो कि ये 12% से ऊपर है कि कम है, तो थोड़ा सा ऊपर है 6,000, तो 6,000 डिसअलाउ करो, असेसी कहेगा। तो ऐसा नहीं है, कोर्ट ने कहा है कि ये सेट ऑफ अलाउड नहीं है, इसको नेटिंग भी कहते हैं, नेटिंग या सेटिंग ऑफ, ये अलाउड नहीं है। तो 15% जो अपन ने दिया ना, तो इसमें 3% जो एक्सेसिव है वो डिसअलाउ किया जाएगा। तो 15% में 3% डिसअलाउ होगा, और ये 12% जो फर्म को मिल रहा है ये फर्म की इनकम में ऐड होगा। तो जो 12% मिला ड्रॉइंग्स के ऊपर वो फर्म की इनकम में ऐड होगा, और जो 15% दिया उसमें से 3% डिसअलाउ करेंगे। आया समझे? फिर एक क्वेश्चन दिया, यो वॉज अ पार्टनर इन अ फर्म इन हिज कैपेसिटी एज कर्ता ऑफ हिज एचयूएफ। यानी कौन से क्वेश्चन है ये, रिप्रेजेंटेटिव वाला, समझ में आ गया? जैसे एचयूएफ होता है ना, तो एचयूएफ का जो कर्ता है वो एचयूएफ को रिप्रेजेंट करता है इन द फर्म एज अ पार्टनर। तो ये कौन सी कैपेसिटी हो गई, कर्ता बिकम्स अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी।
तो यो जो है ये रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर बना। ऑन द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द पार्टनर्स द फर्म पेड इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट कौन सी कैपेसिटी में मिल रहा है? इन हिज रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। तो ये इस 40B में आएगा क्या? यस, ये 40B में कवर होगा। उसके अलावा यो इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी हैड मेड डिपॉजिट्स इन द सेम फर्म इन विच ही वाज अ पार्टनर। द असेसी क्लेम्ड दैट इंटरेस्ट पेड इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी शुड नॉट बी डिसअलाउड। The assessing officer did not agree and disallowed the interest paid to Yo in his individual capacity. Discuss. तो क्या assessing officer सही है? No, सरासर गलत है। Assessing officer is wrong, क्योंकि ये जो individual capacity में interest दिया है ये 40B में कवर नहीं होता। तो आंसर में आप लिख देंगे as per explanation 1 to section 40B. Any interest which is paid to a representative partner in any other capacity is not covered by 40 clause B. Hence no disallowance. Simple. तो वो लिखा है वहां। Therefore, the assessing officer's action in disallowing the interest paid to Yo in his individual capacity is not correct. तो पहले आप लॉ लिख दो और फिर उसका कंक्लूजन लिख दो। सिंपल। So that was 40 clause B. उसके बाद एक 40 clause बा भी है, वो भी समझा देता हूं। ये AOP के लिए एक ही लाइन का सेक्शन है, बहुत ही सिंपल है। इसमें लिखा है कि अगर AOP है, AOP या BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और ये देते हैं रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट टू देयर मेंबर्स, रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट उनके मेंबर्स को देंगे, तो ये दोनों भी फुल्ली डिसअलाउड है, कंप्लीटली डिसअलाउड है, कंप्लीटली डिसअलाउड है, फुल्ली डिसअलाउड। 40 क्लॉज बा, तो ये AOP को लगता है। और इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स है फिर जो अपन समझेंगे जब हम जाएंगे AOP के चैप्टर में, बाद में आएंगे असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज देखेंगे अपन, कंपनी, फर्म, AOP, उस वक्त आपको बताऊंगा। अभी बस इतना समझ के रख दो, फुल्ली डिसअलाउड। तो फर्म में पार्टली अलाउड है, पार्टली डिसअलाउड है, AOP में फुल्ली डिसअलाउड है। इससे सिंपल देखो कुछ हो सकता है। तो ये हुआ ये लेक्चर 40B एंड 40 बा, और आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।